कहने को तो हम 15 अगस्त 1947 को ही आजाद हो गए थे, लेकिन क्या वाकई में हम आजाद हुए थे? शायद नहीं। हम आज भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए हैं, न सिर्फ शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से भी। और कथित आजादी के 76 साल भी आज गुलामी की ये जंजीरें इतनी मोटी और मजबूत हो चुकी हैं कि हम चाह कर भी उन्हें नहीं तोड़ सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं कि इन 76 सालों में हमने बहुत तरक्की कर ली है, लेकिन उसकी बहुत बड़ी कीमत भी चुकाई है। हमें आज चारों तरफ से विदेशी कंपनियों ने घेर रखा है। एजुकेशन सिस्टम लॉर्ड मैकाले वाला ही चला रहा है। यहाँ हेल्थ सिस्टम का सारा बोझ विदेशी एलोपैथ के खोखले कंधों ने उठा रखा है। लीगल सिस्टम पूरी तरह अंग्रेजों वाला और अंग्रेजी वाला है। क्या इन सब सिस्टम ने मिलकर हम हिंदुस्तानियों को लूटने का गोरख धंधा नहीं चला रखा है? आपने कभी गन्ने का जूस निकलते हुए देखा है? जब हमें लगता है कि अब तो गन्ने में कुछ बचा ही नहीं है, तब भी जूस निकालने वाले गन्ने के नाम पर बचे रह गए छिलके तक को मशीन में डालकर उसका जूस निकाल ही लेता है। आज यही स्थिति हर एक देशवासी की है। सवाल ये है कि ये सब देखकर भी हम भारतीयों का खून क्यों नहीं खोलता है? क्या 125 करोड़ की आबादी में कोई ऐसा नहीं है जो इस सिस्टम के खिलाफ आवाज उठा सके? हम तो बस इसे अपनी नियति मानकर चुप्पी साधे बैठे हैं और बहाव के साथ बहते जा रहे हैं। लेकिन कोई था जिसे आजादी प्यारी थी, उसे सही मायनों में आजादी चाहिए थी। आजादी सच्ची वाली, आजादी अपनी वाली। उसे आजादी चाहिए थी अंग्रेजी एजुकेशन सिस्टम से। अंग्रेज आए तो अंग्रेजी आई, अंग्रेज गए तो अंग्रेजी चली जानी चाहिए थी। क्यों हमने रख लिया इस अंग्रेजी को? उसे आजादी चाहिए थी अंग्रेजी लीगल सिस्टम से। रूस बिना अंग्रेजी के इतना व्यापार कर सकता है, जर्मनी बिना अंग्रेजी के इतना व्यापार कर सकता है। आपको मालूम है इंजीनियरिंग के सबसे अच्छे सामान दुनिया में जर्मनी के ही हैं और वो बिना अंग्रेजी के कर रहे हैं। उसे आजादी चाहिए थी अंग्रेजी हेल्थ सिस्टम से कि भारत के मरीजों को चिकित्सा सेवाओं की जितनी जरूरत है उससे कई गुना ज्यादा हमारे देश के मरीजों को, साधारण नागरिकों को शिक्षा की जरूरत है। उसे आजादी चाहिए थी विदेशी कंपनियों से। लेकिन अब आजादी के बाद ऐसे चक्कर में देश फंस गया कि 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां फिर आ गई। उसने लुटती पिटती अपनी आजादी को बचाने का बिल्कुल फूंक दिया था। वो स्वदेशी की एक ऐसी आंधी ले आया था कि देश के खजाने पर कुंडली मारे बैठी विदेशी कंपनियां कांप उठी थी। वो एक तूफान था, वो निगहबान था। उसका नाम सुनते ही विदेशी कंपनियों के हिमायती धुरंधरों के माथे पर पसीने की मोटी मोटी बूंदें डेरा जमा लेती थी। ये वो शख्स है जिसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, राष्ट्र सेवा। हर हकीकत शुरू में एक सपना होती है। हर हकीकत शुरू में एक सपना होती है और जब करने वाले लग जाते हैं तो वो हकीकत हो जाए। हम बात कर रहे हैं आजादी बचाओ आंदोलन के फाउंडर राजीव दीक्षित की, जिन्हें लोग राजीव भाई के नाम से भी जानते हैं। बात 1990 की है। भारत उदारीकरण के रास्ते पर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, जिसके चलते तमाम विदेशी कंपनियां बेधड़क बेखौफ पूरे अधिकार के साथ भारत में घुसने लगी थी। लेकिन राजीव भाई को ये बिल्कुल भी रास नहीं आया। वो इस उदारीकरण के पीछे छिपे खतरे को साफ साफ देख पा रहे थे। उन्हें डर था कि विदेशी कंपनियां न केवल स्वदेशी कंपनियों पर बहुत बुरा प्रभाव डालेंगी, बल्कि ये कंपनियां हमसे ही कमाई करके हमारी कमाई को विदेश ले जाएंगी। ऐसे में राजीव भाई ने आजादी बचाओ आंदोलन की नींव रखी। वो सब कुछ छोड़ छाड़ के एक मिशन पर निकल पड़े। मिशन स्वदेशी कंपनियों को बचाने और विदेशी कंपनियों को बाहर खदेड़ने की। वो बाकायदे पर्चे बांटने लगे जिसमें देशी कंपनियों की लिस्ट हुआ करती थी। वो लोगों को जागरूक करते कि हमें जो भी खरीदना है वो इन्हीं देशी कंपनियों से खरीदें, न कि विदेशी कंपनियों से। 30 नवंबर 1967 यूपी के अलीगढ़ के एक घर में किलकारियां गूंजी। राधेश्याम दीक्षित और मिथिलेश कुमारी की खुशियों का ठिकाना न था। उन्हें लगा कि उनके बुढ़ापे का सहारा उनके घर का चिराग आ गया है। लेकिन तब उन्हें क्या पता था कि उनके घर पर एक ऐसे राष्ट्रभक्त ने जन्म लिया है जिसके लिए अपने माँ बाप और घर परिवार से बढ़ के भी खुश था। उसके लिए उसका घर, उसका देश, तो माँ इस देश की धरती थी। माँ बाप ने बच्चे का नाम रखा राजीव। राजीव बचपन से ही दिमाग के तेज थे। स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद इलाहाबाद से बीटेक तो IIT कानपुर से एमटेक कंप्लीट किया। एक वीडियो में राजीव ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने फ्रांस से PhD की थी और CSIR में रिसर्च भी किया था। वो कहते हैं कि फ्रांस का एक इंस्टीट्यूट उनकी रिसर्च के लिए अरबों डॉलर देने को तैयार हो गया था। लेकिन देश प्रेमी राजीव अपनी रिसर्च किसी और देश को देने के लिए बिल्कुल ही तैयार नहीं थे। उनके अंदर देश सेवा की ऐसी सनक थी, एक ऐसा पागलपन था कि पढ़ाई पूरी करते ही वो मैदान में कूद पड़े। उन्होंने जगह जगह व्याख्यान देना शुरू कर दिया। लोग उनसे जुड़ते चले गए और देखते ही देखते कारवां बन गए। उन्हें सुनने के लिए भीड़ उमड़ने लगी। लोग उनकी विचारधारा से इतने प्रभावित हुए कि तमाम लोग उन्हें अपना गुरु मान बैठे। 2 दिसंबर 1984
उस दिन एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे भारत को हिला कर रख दिया। भोपाल गैस त्रासदी जिसने 20,000 से भी ज्यादा जिंदगी खत्म कर दी तो लाखों लोगों को हमेशा हमेशा के लिए विकलांग कर दिया। राजीव भाई ने यूनियन कार्बाइड कंपनी के खिलाफ खूब प्रदर्शन किया। उन्होंने भारत के लचर कानून और न्याय व्यवस्था को भी आड़े हाथों लिया। 8 नवंबर 2016, तारीख तो याद ही होगी, नहीं याद है तो हम याद दिला देते हैं। यही वो दिन है जब देश में नोटबंदी की घोषणा हुई थी। देश की जनता को लगा कि नोटबंदी का यह फैसला देश की किस्मत को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। लोगों ने इसे मास्टर स्ट्रोक कहा। लेकिन आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि नोटबंदी का विचार सालों पहले राजीव दीक्षित ने ही दिया था। उन्होंने कहा था कि देश में 1,000, 500 और 100 रुपए के नोट बिल्कुल बंद कर देने चाहिए। उन्होंने पूरे तथ्यों के साथ इसके फायदे भी गिनाए। हालांकि 2016 में हुई नोटबंदी का स्वरूप कुछ अलग था, लेकिन उनकी बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। राजीव भाई ने काले धन को लेकर तमाम बार सरकार को घेरा। वो तथ्यों के साथ इस पर बात करते थे। उनका साफ कहना था कि विदेशों में जमा भारतीयों का काला धन वापस आना ही चाहिए। वो एजुकेशन सिस्टम को अंग्रेज मैकाले की देन बताते थे। उनका मानना था कि देश में गुरुकुल पद्धति से पढ़ाई होनी चाहिए। हालांकि गुरुकुल सिस्टम को अपनाना आज के समय में शायद संभव नहीं है, लेकिन ये भी एकदम सच है कि मौजूदा एजुकेशन सिस्टम एक ऐसा दलदल बन चुका है जिसमें सबको धंसना ही है। आजकल स्कूल कॉलेज शिक्षा के मंदिर नहीं बल्कि बिजनेस के अड्डे बन चुके हैं, जहां सिर्फ हम देशवासियों का खून चूसा जा रहा है। राजीव भाई आयुर्वेद के बहुत बड़े समर्थक थे। वो आयुर्वेद और योग के माध्यम से जुकाम से लेकर कैंसर तक के इलाज का दावा करते थे। वो कहते थे कि हमारे देश का मेडिकल सिस्टम मुख्यतः आयुर्वेद पर आधारित होना चाहिए, न कि एलोपैथ पर। वो एलोपैथ पर सीधा हमला करते हुए कहते थे कि विदेशी कंपनियों ने अपना कारोबार बढ़ाने के लिए अंग्रेजी इलाज और अंग्रेजी दवाओं को बढ़ावा दिया, जिससे लोग और बीमार होते चले गए। लोगों को तो फायदा नहीं मिला, उल्टे कंपनियों ने मोटा मुनाफा जरूर कमाया। उनका दावा था कि वो पिछले 20 साल से कभी बीमार नहीं पड़े। उस समय तक बाबा रामदेव भी आयुर्वेद की दुनिया में अपना नाम बना चुके थे, लेकिन राजीव भाई की अलग ही पहचान थी। साल 2009 में राजीव ने बाबा रामदेव के साथ काम करना शुरू किया। दोनों ने मिलकर काले धन के खिलाफ जंग छेड़ दी और इसका परिणाम रहा भारत स्वाभिमान आंदोलन। दोनों की योजना थी कि 2014 में जनता के सामने एक नई पार्टी का विकल्प रखेंगे। उस दौरान बाबा रामदेव कुछ धार्मिक चैनलों के जरिए योग का प्रचार प्रसार करने में जुटे हुए थे। राजीव भाई भी इन्हीं चैनलों पर भाषण दिया करते थे। उनकी ख्याति में भी दिन दूनी रात चौगुनी रफ्तार से तरक्की हो रही थी। हालांकि कभी कभी वो भावावेश में आकर कुछ ऐसा बयान भी दे दिया करते थे जो तथ्यों की कसौटी पर खरा उतरने में नाकाम रह जाते थे। राजीव भाई को जवाहरलाल नेहरू से सख्त चिढ़ थी। वो देश के विभाजन का जिम्मेदार नेहरू को ही मानते थे। एक वीडियो में उनके एक दावे ने सनसनी पैदा कर दी थी। उनके अनुसार एडवेना के पास नेहरू की कुछ आपत्तिजनक तस्वीरें थी। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर नेहरू को ब्लैकमेल करके भारत का बंटवारा कराया गया था। नेहरू जी एडवेना से मिलने गए, रात को उसने फोटोग्राफ लिए, नेहरू जी के बेड में फोटोग्राफ लिए और वो फोटोग्राफ नेहरू जी के लिए बहुत गंभीर तकलीफ का कारण बन गए। तो नेहरू जी ने एडवेना को पूछा कि आखिर तुम चाहती क्या हो? तो उसने कहा कि एक पेपर है, उस पर आप साइन कर दीजिए। तो नेहरू जी ने कहा वो पेपर क्या है? तो उन्होंने कहा पेपर है कि भारत का बंटवारा करना है, हिंदू और मुसलमान के आधार पर करना है, आप इसको साइन कर दीजिए। आप साइन करते हैं या कल ये फोटोग्राफ टाइम्स ऑफ इंडिया में छपते हैं। ऐसे ही अमेरिका में हुए 9/11 हमलों के लिए उन्होंने इसे अमेरिका की ही साजिश करार दे दिया था। वो तो यहाँ तक दावा करते हैं कि अमेरिका कश्मीर पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए पाकिस्तान को फंडिंग करता रहता है। अभी 3-4 दिन पहले फिर घटना हुई है। 2 टावर ध्वस्त हो गए 110 मंजिल के। अब कहा जाता है कि अतिरेकियों ने उसको तोड़ दिया। हालांकि सबूत उसके बारे में अभी तक कुछ नहीं मिला कि किसने तोड़ा, किसने बम मारा। लेकिन मैं मेरे मन की बात आपसे कहना चाहता हूं, हो सकता है कि वो थोड़े दिवस के बाद आपको सच साबित हो जाए। मुझे मन में ऐसा लगता है, मेरा इंस्टिंक्ट ये कहता है कि ये टावर अमेरिका ने खुद तोड़वाए। टैक्स सिस्टम जिससे लगभग हर नागरिक परेशान है, ये दीमक है जो धीरे धीरे हमारी बचत को खाता रहता है। ऐसा लगता है कि हमारी जेब नीचे से फटी हुई है। जितनी कमाई उससे कहीं ज्यादा टैक्स। हम कुछ कमाई कर ले तो टैक्स, 1 रुपए का भी सामान खरीद लें तो टैक्स। यहाँ एक आम आदमी की जिंदगी टैक्स भरते भरते ही गुजर जाती है। राजीव दीक्षित इस टैक्स सिस्टम के धुर विरोधी थे। उनका साफ कहना था कि इस देश से टैक्स सिस्टम को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहिए। किसी तरह का कोई टैक्स नहीं लगना चाहिए। साल 2009 में जब राजीव भाई बाबा रामदेव से मिले तो लगा कि एक नए युग का सूत्रपात हो गया है। दोनों के विचार इतने मेल खाए कि दोनों एक साथ एक ही मंच साझा करने लगे। जहां को बाबा जी योग से निरोग रहने के मंत्र फूंकते तो राजीव भाई देश को स्वराज की ओर अग्रसर होने के उपाय बताते।
देखते ही देखते राजीव भाई के फॉलोअर्स देश विदेश में लाखों करोड़ों की संख्या पार कर गए। राजीव आयुर्वेद और स्वदेशी का ऐसा चेहरा बन गए कि अगर आज वो जीवित होते तो आयुर्वेद और स्वदेशी का उनसे बड़ा ब्रांड शायद ही कोई दूसरा होता। एक समय में खुद बाबा रामदेव प्रसिद्धि के मामले में उनसे कोसों दूर रह गए थे। उन्होंने बड़े बड़े पूंजीपतियों से लोहा लिया था। उनके चलते इन विदेशी कंपनियों को खासा नुकसान हो रहा था। कहते हैं कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, लेकिन ये अकेला ही इन विदेशी कंपनियों के बनाए चक्रव्यूह में अभिमन्यु की तरह डटा हुआ था। उस दौरान उनकी मांग और प्रसिद्धि इतनी ज्यादा बढ़ गई कि वो देश और दुनिया के कोने कोने में व्याख्यान देने के लिए बुलाए जाने लगे। 29 नवंबर 2010 आज भी राजीव भाई को व्याख्यान देने जाना था। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के बेमतरा तहसील के प्रांगण में सुबह 10 से दोपहर 1 बजे तक उनका व्याख्यान हुआ। उसके बाद वो भिलाई के लिए रवाना हो गए। लेकिन आज का दिन कुछ ठीक नहीं था। शायद कोई अनहोनी घात लगाए बैठी थी। रास्ते में ही उन्हें बेचैनी महसूस होने लगी। राजीव एलोपैथ के धुर विरोधी थे। खुद तो वो कभी एलोपैथ की दवाओं का सेवन नहीं करते थे, साथ ही लोगों को भी इससे दूर रहने की सलाह देते थे। उस दिन भी बीमार होने के बावजूद उन्होंने किसी तरह की कोई दवा नहीं ली। हाँ, शाम को होने वाला व्याख्यान जरूर रद्द करना पड़ा। उनका एक साथी उन्हें अपने घर ले गया, लेकिन उनकी तबीयत सुधरने के बजाय और बिगड़ती चली गई। वो वही बाथरूम में गिर पड़े। बाबा रामदेव से फोन पर बात हुई तो उन्होंने उन्हें समझाते हुए अस्पताल जाने को कहा, जिसके बाद आखिरकार उन्हें अस्पताल में ले जाया गया। लेकिन हृदय संबंधी रोगों की आशंका के चलते प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए उन्हें बीएसआर अपोलो हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। आखिरकार जो इंसान जिंदगी भर एलोपैथ की आलोचना करता रहा, उसे भी मजबूरन एलोपैथ की शरण लेना ही पड़ा। इधर उनका इलाज शुरू हुआ, उधर उनके फॉलोअर्स ने उनकी सलामती के लिए अपने हाथ ऊपर वाले के सामने फैला दिए। डॉक्टरों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन नियति को शायद कुछ और ही मंजूर था। उस रात यानी 30 नवंबर को राजीव दीक्षित नाम का शख्स हार्ट अटैक के चलते इस दुनिया को छोड़कर चला गया। विडंबना तो ये थी कि शख्स ने दुनिया को अलविदा कहने की तारीख भी वही चुनी जो इसके दुनिया में अवतरित होने की थी। लेकिन उनकी मौत के बाद एक बवंडर आया। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था कि वो इस तरह उन्हें छोड़कर जा सकते हैं। उस दौरान कुछ ऐसी भी खबरें आई जिसे सुनते ही उनके फॉलोअर्स भड़क उठे। असल में जब राजीव दीक्षित के शव को चार्टर्ड प्लेन से हरिद्वार लाया गया, तब वहां उनके अंतिम दर्शन के लिए बहुत भीड़ जमा थी। लोगों ने देखा कि राजीव भाई का शरीर नीला पड़ चुका था। उनकी स्किन जगह जगह से उधड़ी हुई थी और नाक के आसपास नीला खून जमा हो चुका था। ये देखते ही लोगों को किसी अनहोनी की आशंका हो गई। उन्होंने उसे नेचुरल डेथ मानने से कतई इनकार कर दिया, बल्कि लोगों ने पोस्टमार्टम की मांग उठा दी। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि राजीव के परिवार के लोगों ने ही पोस्टमार्टम कराने से साफ इनकार कर दिया था, जिसके बाद राजीव का अंतिम संस्कार हरिद्वार में ही कर दिया गया और उनकी मौत का राज हमेशा हमेशा के लिए दफन हो गया। शक की सुई बाबा रामदेव पर भी उठी, क्योंकि उस वक्त राजीव दीक्षित की लोकप्रियता आसमान छू रही थी और बाबा रामदेव इस रेस में कहीं पीछे छूट रहे थे, इसलिए भी उन पर शक गहराया। लेकिन बाबा रामदेव हमेशा ही इन आरोपों से इनकार करते रहे। साल 2017 में एक किताब आई थी, गॉडमैन टू टाइकून, जिसमें राजीव दीक्षित की मौत से जुड़े तमाम सवालों को उठाया गया था। लेकिन बाबा रामदेव इस किताब के खिलाफ हाई कोर्ट चले गए और कोर्ट ने इस किताब पर बैन लगा दिया। हालांकि राजीव समर्थक उनकी मौत पर षड्यंत्र के आरोप लगाते रहे, जिसके चलते 2019 में इस केस को रीओपन भी कराया गया। लेकिन अफसोस, राजीव भाई की मौत का राज आज भी एक राज ही है। पूरी दुनिया को अपनी चमक से रोशन करने वाला सितारा भले ही असमय हम सबको छोड़ करके चला गया, लेकिन उसकी बातें, उसका जज्बा, उसका जुनून आज भी करोड़ों दिलों में ज्वाला बनकर धधक रहा है। अंग्रेजों को छोड़ दिया तो उनकी अंग्रेजी को छाती से क्यों लगा के घूमे? जरूरत क्या? हमें तो नहीं जरूरत है। अंग्रेजों ने बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल हिंदुस्तान के लोगों पर राज्य करने के लिए, शासन करने के लिए और बर्बाद करने के लिए। वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल के शुरू के जो 95 आर्टिकल्स हैं वही संविधान में शामिल कर लिए गए। और ये काले अंग्रेज तो इतने खतरनाक हैं कि गोरे अंग्रेज साल में अंतिम समय टैक्स वसूला करते थे, ये काले अंग्रेज तो एडवांस में ही पूरा टैक्स वसूलते हैं आपसे। हमारे देश के साधारण जो नागरिक हैं उनके दिमाग में एक वायरस घुस गया है। इस वायरस को आप सभी चिकित्सक निकाल सकते हैं अच्छे तरीके से। वो वायरस है कि जितनी महंगी दवा उतनी अच्छी। अंग्रेजी में पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, मार मार के सिखाते हैं, बच्चे बेचारे अक्सर उसमें फेल हो जाते हैं। होना ही चाहिए उनको अंग्रेजी में फेल, क्योंकि अंग्रेजी विदेशी भाषा है। ऐसे लोग सदियों में एक बार पैदा होते हैं जो अपना सर्वस्व देश सेवा को समर्पित कर देते हैं। उनकी कही गई बातें आज भी उतनी प्रासंगिक और सत्य हैं जितनी तब थी। अगर देश की आजादी को बचाए रखना है तो हर किसी को स्वदेशी का झंडा बिना किसी देरी के थाम लेना चाहिए। यही उनके लिए हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को बनाने में काफी मेहनत लगी है, काफी रिसर्च लगी है। तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर
शेयर करें। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। इन सब विषयों पर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो हम आगे भी ऐसे वीडियोज़ लेकर के आते रहेंगे। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।